तो आज हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक चैप्टर में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो थर्मोडायनेमिक होता क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं थर्मोडायनेमिक के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में। यह है क्या, कैसे प्रोसेस करता है, इसमें बेसिक टर्म में जो यूज होती है हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो थर्मोडायनेमिक है, अगर हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं, एनर्जी मूविंग। क्योंकि थर्मल का मतलब क्या होता है, एनर्जी, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मूविंग। जब एनर्जी मूविंग होती है या एनर्जी जब ट्रांसफ़र होती है, तब हम उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मैटर, ये भी कह सकते हैं। अगर हम सिंपल सा टर्म में ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए, स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी विथ मैटर, ये भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर सिंपल से अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आपकी पहली वाली ही डेफिनेशन देना, जो हम कहते हैं ना, जब हम स्टडी करते हैं, जब या उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जब एनर्जी और मैटर के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, जैसे हमारे पास एनर्जी है और एक मैटर है, जब इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन होता है और उसके बेस पे हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सी थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस होती है बेटा। हमारे सराउंडिंग में बहुत सी थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस ऑब्जर्व देखते हैं, बट हम उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते। जैसे देखा जाए तो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब थर्मोडायनेमिक के एक टाइप के एग्जाम्पल होते हैं जो अब हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। और भी जो हम बेसिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, कप ऑफ टी, कंप्रेसर, इंजन, मोबाइल। जो आपका मोबाइल है, ये जो वर्क कर रहा है, ये भी एक थर्मोडायनेमिक में कलेक्ट होता है, काउंट होता है बेटा, एग्जाम्पल। तो अब आपने देख लिया थर्मोडायनेमिक है क्या, कैसे प्रोसेस करता है, क्या इसका यूज है। तो थर्मोडायनेमिक की जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है भाई, इसका इम्पोर्टेंस है क्या हमारे सराउंडिंग में, हमारी लाइफ में। थर्मोडायनेमिक के इम्पोर्टेंस, हम यहाँ पर इसको कहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है, जैसे कहाँ पर हमारा यूज होता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल के बेसिस पे भी आप बता सकते हो भाई ये हमारी इसकी इम्पोर्टेंस है। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हमें प्रेडिक्ट करता है फेलिसिबल ऑफ रिएक्शन। फेलिसिबल वर्ड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होती हो। ये हमें उन रिएक्शन के बारे में बताता है जो रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो सकती है। ये हमें ये बताता है कि भाई कौन सी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर हम कोई केमिकल इंडस्ट्रीज लगा रहे, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री रिलेटेड में स्टडी कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ की इंडस्ट्री में लगाए और हमें देखना भाई इसका हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, हमने कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाई और हम ये देखते भाई इससे हमें ये प्रोडक्ट बनाना, कोई ABC या कोई भी प्रोडक्ट बनाना है। अब हम इस चैप्टर की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि भाई वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगी या नहीं होगी, वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो थर्मोडायनेमिक हमें ये बता देता है कि वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं है। तभी हम इसको बोलते हैं प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनियस ऑफ रिएक्शन, कि हमें ये बताएगा कि वहाँ पर वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं। मान लेते आप कोई कंपनी या लगा रहे हो जो भी, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन लगाओगे, आपने देखा भाई मेरे पास A कोई रिएक्टेंट है, B कोई रिएक्टेंट है, हम इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे और वो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहेंगे। तो हम इस चैप्टर की हेल्प से या थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हम ये बता देंगे भाई ये हो सकती है या नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई हमारी एयर में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, O2 भी प्रेजेंट होती है। तो थर्मोडायनेमिक ये बताया था कि H2 और O2 दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। इसने ये बता दिया कि अगर इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करेंगे तो H2 बनेगा। हम ये पहले से बता सकता है कि इसमें रिएक्शन प्रोसेस होगी या रिएक्शन नहीं होगी। तो देखो कितना बेनिफिट है इस चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक का, कि हमें ये पता चल जाता है एनर्जी के बेस पे
भाई वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं। आगे और भी जब चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे तो और भी इनके बेसिस के बारे में पता चलता रहेगा। दूसरा कि भाई इससे हम ये और बता सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तीसरा इम्पोर्टेंस, हम इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व है या प्रोसेस है तो वहाँ पर हम उसकी जो एनर्जी चेंज हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी वहाँ पर चेंज हो रही है। तो ये भी हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपन देख लिया बेटा थर्मोडाइनमिक चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी इसमें। तो यहाँ तक तो आपको इसके बारे में पता चल गया। अब आगे देखो बेटा, तो अब आपने देख लिया इसके इम्पोर्टेंस, भाई थर्मोडायनेमिक चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में या एक इंडस्ट्री में या कॉमर्शियल में। जो थर्मोडायनेमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट इसका हम ये कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक भी है या हम इसको बोल सकते हैं लिमिटेशन। अब वो लिमिटेशन या ड्रॉबैक है क्या, देखो थर्मोडायनेमिक में ये तो बता दिया H2 और O2 मिलके केमिकल रिएक्शन करेंगे और वाटर बनाएंगे, बट इसने ये नहीं बताया कि ये रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि भाई थर्मोडायनेमिक ये तो बता देता है कि रिएक्शन हो सकती है, बट ये नहीं बताएगा उसका टाइम पीरियड, वो कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी बेटा। तो ये हमें एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपको थर्मोडायनेमिक के बेसिक एज ए डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और ड्रॉबैक का आपको पढ़ चुके हो। अब इसमें जो बेसिक, जो आगे हम रीडिंग करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो बेसिक करेंगे इनकी टर्में यूज़। भाई थर्मोडायनेमिक क्या क्या टर्म है या कौन कौन से लॉ है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, बट कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए बेटा। तो अब हम उन्हीं पे बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है सिस्टम। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास सिस्टम। भाई सिस्टम क्या है इसमें, तो आप ये कह सकते हो सिस्टम के बारे में, भाई यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो आपको पता हो गया सिस्टम है क्या, कि यूनिवर्स का वो पार्ट जहाँ पर हम कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। भाई मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, भाई आप एक स्कूल में स्टडी कर रहे हो, आप स्कूल में स्टडी, उस स्कूल में आपका एक, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसमें जो क्लासरूम है वो आपका क्लासरूम ये है। तो जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो वो क्लासरूम आपका क्या हो गया, सिस्टम। और ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, सिस्टम। जहाँ पर भी आप कोई वर्क कर रहे हो वही क्या कहलाएगा, सिस्टम। ये ध्यान रखो, जहाँ पर भी आप कोई वर्क करोगे या कोई एक्सपेरिमेंट करोगे या कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो एनीथिंग, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, सिस्टम। फॉर एग्जांपल मान के चलो लैब में, आप केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट प्रोसेस करा रहे हो, तो आपकी केमिस्ट्री लैब आपकी क्या रहेगी बेटा, सिस्टम रहेगी। क्या रहेगी, सिस्टम रहेगी। फिर इसमें एक पार्ट आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इसमें सराउंडिंग के और बारे में बताते हैं। तो ये कहता है कि यूनिवर्स का वो पार्ट सराउंडिंग कहलाया जाएगा, सिर्फ सिस्टम को छोड़ के। हम ये कह सकते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सपेक्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जो पार्ट बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। जैसे आप देखो स्कूल है, स्कूल में ये आपका लैब है और यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो इस पार्ट को छोड़ के जो बाकी स्पेस बचा वो आपका कहलाएगा सराउंडिंग, और ये आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम। तो अब आपको पता चल गया सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, भाई देखो हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमने कह दिया भाई जो आपकी लैब है उसको छोड़ के उसके अलावा बाकी जो पार्ट है यूनिवर्स का वो क्या कहलाया जाता है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और हम ये कहते हैं कि इस चैप्टर में जब हम स्टडी करेंगे एनर्जी के बेस पे, तो सिस्टम में अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग में पड़ेगा।
और सराउंडिंग में कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारा सिस्टम पे भी फॉल होगा। अब ये पॉइंट चल रहा है तो हम कहेंगे सर मान लेते हैं आप कोई गुड़गांव में, दिल्ली में, जयपुर में, हैदराबाद में, मुंबई में कोई वर्क कर रहे हो, तो आपका जो स्कूल जहाँ पर वर्क कर रहे हो वो आपका सिस्टम होगा। अब आप वहाँ पर कोई वर्क कर रहा है तो सराउंडिंग इफेक्ट होना चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग तो भाई हमारा जो सराउंडिंग में वो लंदन भी है, न्यूयॉर्क भी है, दुबई भी है, चीन में भी है, तो आपको वहाँ तक इफेक्ट क्यों नहीं जाता? तो ये थोड़ा एक पॉइंट आ जाता है जो थोड़ा हमें अजीब सा लगता है, तो उसको बताने के लिए हमने क्या किया कि जो आपका सराउंडिंग होगा ना, वो उसकी एक बाउंड्री बना दी, उसके आसपास का एरिया, उसका जो आसपास का एरिया होगा ना उसी को आप सराउंडिंग मानना बेटा। ये नहीं बहुत बहुत दूर तक आप उसको सराउंडिंग माने, क्योंकि इतनी दूर तक उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम समझाने के लिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं। इसमें एक पार्ट आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है भाई? जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है ना, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कहा ना भाई हम यहाँ तक मान के चलते हैं, तो एक टाइप का आप कह सकते हो, उसको इमेजिन करके मानना पड़ेगा। भाई आपका साउंडिंग यहाँ तक है, जैसे आपका जो लैब में वर्क कर रहे हो तो बाकी स्कूल आपका क्या कहलाया जाएगा? सराउंडिंग कहलाया जाएगा। अब आप स्कूल में काम करो ये तो नहीं, बस स्कूल से 100 किलोमीटर दूर उसका इफेक्ट होगा। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा समझना बेटा। तो हमारे पास जो इमेज बाउंड्री होती है वो कई टाइप की होती है। जैसे रियल बाउंड्री एक फिक्स हो गई, एक इमेजिनरी हमने मान लिया भाई ये हमारी बाउंड्री है। आप कोई गेम खुले में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने ये एज्यूम कर लिया भाई मेरी यहाँ तक एक बाउंड्री इमेजिनरी मान लिया आपने। एक रिजिड बाउंड्री, एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एक डाया एडेबेटिक बाउंड्री या एडेबेटिक बाउंड्री कह सकते हो, एक कह सकते हो थर्मल बाउंड्री। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप की क्या होती है? बाउंड्री होती है। अब आपको पता चल गया सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब सिस्टम को डिफाइन आपको पता चल गया सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारे पास सिस्टम होते हैं ना वो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो उसमें जो सिस्टम होते हैं वो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है बेटा क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे भाई मैंने एक पानी का गिलास लिया और मैंने इसको ओपन रखा, नीचे से हीट दे रहा हूँ बेटा, तो हीट, और ये हमारी इसकी बाउंड्री होगी बेटा, इसकी क्या होगी? बाउंड्री होगी। मैं जिस नीचे से हीट दे रहा हूँ तो बेटा जब हीट दोगे तो इसके वेपर सराउंडिंग में जाएंगे, वेपर क्या जाएंगे? सराउंडिंग में जाएंगे। और साथ में आप देखोगे ये बाहर से हॉट है, क्या है बेटा? हॉट है। तो उसके बेस पर आप कहोगे भाई इसमें तो मास भी जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। और आपको देखो, आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है? तो आपने पता है टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। तो आप देखोगे जब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके बेस पर हम कहेंगे एनर्जी भी क्या हो रही है बेटा? एक्सचेंज हो रही है। जब आपको बाहर से हॉट लगेगा तो आप कहोगे हाँ यहाँ पर एनर्जी भी क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही है। तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पर मास और एनर्जी दोनों क्या हो बेटा? एक्सचेंज हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के मान लो आप कोई वाटर को हीट कर रहे हो। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। आप क्लोज सिस्टम फिर से एक हॉट वो पानी ले लो बेटा किसी बिक्कर में और नीचे से हीट दो बेटा उसको। अब हीट दोगे तो बेटा इसमें एक पॉइंट चेंज हो जाता है कि हम ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया तो हमने देखा पानी को गर्म कर रहे तो इसके वेपर तो आउट नहीं हो रहे बेटा, बट ये बाहर से हॉट हो रहा है। ये बाहर से क्या हो रहा है? हॉट हो रहा है। तो हमने इसमें देखा ये सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर पा रहा है, नॉट मैटर। तो जहाँ पर एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाए बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब एग्जांपल भी समझ लोगे, भाई कोई पानी को गर्म करो ऊपर से उसको कवर कर दो,
उसको क्लोज कर दो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। थर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही मैटर एक्सचेंज हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ध्यान, आइसोलेटेड मतलब एक ऐसा सिस्टम ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो और ना ही उसमें क्या एक्सचेंज हो बेटा, मास। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर बात आता है इसका एग्जाम्पल क्या दे, और सबके बेटा यूज़ करते हो जैसे गर्मियों में सर्दियों में, जैसे थर्मोफ्लास्क, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। जैसे आपने गर्म चाय रखी तो अंदर से गर्म ही रहती है और ना तो उसमें से मास रिमूव होता है, और आप देखो बाहर से उसको टच करते हैं तो आपको वो नॉर्मल लगता है जैसे आप सराउंडिंग में हैं। तो ऐसे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको पता चल गया आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक नेक्स्ट टर्म का। इसी में जो नेक्स्ट टर्म हमारी यूज़ होती है वो टर्म होती है इक्विलिब्रियम। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। आगे हमारा एक चैप्टर भी सेपरेट है इसी पे, इक्विलिब्रियम पे, वो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हम पहले आपको बेसिक बता देते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देख ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम को जब अटेन करेगा जब उसमें जो मैक्रोस्कोपिक पार्टी है, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, प्रॉपर्टी जो भी मान लो, वो कांस्टेंट रहे विथ टाइम। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहे विथ टाइम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। देखो पहले आपको पॉइंट बताता हूँ, जो हमारी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है वो अप्लीकेबल होती है ओनली बल्क, बल्क में अप्लीकेबल होती है, नॉट सिंगल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि एक वाटर मॉलिक्यूल पे हम थर्मोडाइनमिक स्टडी कर सकते हैं, नहीं, हमारे पास वो बल्क में होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, उतनी ज़्यादा हमारी थर्मोडाइनमिक क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। तो ध्यान रखना थर्मोडाइनमिक जो प्रोसेस होती है वो ऑलवेज बल्क में ही प्रोसेस होती है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको पहले नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, बल्क लोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी रिजल्ट आएगा। अगर जितना आप क्वांटिटी को कम करोगे आपकी एक्यूरेसी कम आती रहेगी, पॉइंट नोट कर लेना। अब हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। तो पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, आइसोलेटेड सिस्टम पे। जब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम इक्विलिब्रियम को गेन करेगा तो उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है बेटा वो कांस्टेंट हो जाती है विथ रिस्पेक्टिव टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पर वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बेटा, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल। अगर ये किसी सिस्टम की ये प्रॉपर्टी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल, तो किसी सिस्टम की ये प्रॉपर्टी अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। भाई हम पढ़ तो रहे हैं ना थर्मोडायनेमिक, तो हमें उसी के बारे में पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हम उसके पहले बात करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको पता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, आपको पता है भाई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब किसी सिस्टम का नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना बेटा, इस पॉइंट का आप सभी ध्यान रखना। जब किसी सिस्टम का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जीरो हो जाता है, सॉरी, जब किसी सिस्टम का नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब किसी सिस्टम का नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब आपको पता चल गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है।
इसके बाद आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ध्यान रखना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, मैम केमिकल का मतलब रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाए। जब किसी रिएक्शन की रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट आता है इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? तो बेटा जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम है, तो इस सिस्टम को जो एवरी पार्ट का जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है या सेम हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो आप ऐसे बोलते हैं एवरी पार्ट ऑफ ए सिस्टम हैज़ सेम टेम्परेचर। जब किसी भी सिस्टम का एवरी पार्ट, हर एक पार्ट, उसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाए, सेम हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जब ये तीनों प्रोसेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों प्रोसेस मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, जब तीनों प्रोसेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आपको पता चल गया भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है क्या है। जहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम जब एक साथ प्रोसेस होती है, टुगेदर एग्जिस्ट करती है, तो उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म के बारे में स्टडी करते हैं, जो हम थर्मोडायनेमिक में हम यूज़ करेंगे। ये जितनी भी टॉपिक आपको पढ़ाई जा रही है थर्मोडायनेमिक हम बेसिक टर्म में यूज़ करेंगे। आपको इन छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में पता होना चाहिए। तो हम जो नेक्स्ट इसमें हम जो आपको टर्म डिफाइन करेंगे वो हमारे पास है स्टेट ऑफ सिस्टम। आपने सुना होगा स्टेट ऑफ सिस्टम। अब पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो स्टेट ऑफ सिस्टम का हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज जिससे हम किसी सिस्टम को मेजर करते हैं, जिससे हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, वो प्रॉपर्टी जब हम किसी सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सिस्टम है, अब हम इस सिस्टम को मेज़र कर रहे हैं या इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या मतलब इसमें कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं सिस्टम में, या इसको कोई स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है, स्टेट ऑफ सिस्टम कहलाई जाती है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, मतलब ये हमारी वो प्रॉपर्टी जिससे हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। अब जो ये प्रॉपर्टी चेंज होती है ना, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट फंक्शन। भाई ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्टेट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आगे जो हम बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं वो आपको शॉर्ट में बता देगा, तो आपको उस समय ये बातें पता होनी चाहिए बेटा। तो स्टेट ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, नोट द पाथ। वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, जो किसी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी, ये हमारे पास क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन होती है। ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, नोट पाथ। फॉर एग्जांपल आप सब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है भाई है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास सिस्टम है, हो गया, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस।
अब कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इसका इनिशियल नोट किया और फाइनल नोट किया है। अब आपने ये नोट नहीं किया ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ है, ये टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ है, कौन सा कैसे इंक्रीज हुआ, वो उसका पाथ होता है। तो आपने तो इनिशियल नोट किया और फाइनल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। आपने ये नहीं देखा ये कैसे इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, सिर्फ आपने इनिशियल और फाइनल को नोट किया। तो उसके बेसिस पे आपका आंसर ये रहेगा बेटा कि ये स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इनिशियल पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल पे नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। तो अब हम आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करते हैं बेटा। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। इसमें एक प्रॉपर्टी आती है इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी जो बेटा अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, मतलब उसके नेचर पर डिपेंड करती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मैटर। ये नहीं देख, इसमें हम जो मेजरमेंट करते हैं कि हम इसमें वो देखते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे कि उसकी अमाउंट कितनी है, इससे मतलब नहीं है उसका नेचर कैसा है, तो उसी पे डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, मोलर एंट्रोपी, मोलर एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो भाई, आपके पास एक 5 लीटर वाटर है और एक 1 लीटर वाटर है, तो आप इसका टेम्परेचर नोट करोगे रूम पे, तो दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने देखा भाई जो ये प्रॉपर्टी है वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि दोनों सेम है, जबकि अमाउंट इनकी दोनों की क्या है, डिफरेंट है। तो जो अमाउंट पे डिपेंड ना करे उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। इसी में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब जो हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं विच प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, वो प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम आपको बात बता देते हैं, जो थर्मोडायनेमिक में हम स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। मैं स्टार्टिंग बताया था भाई, ये बल्क में डिपेंड करती है, मैक्रोस्कोपिक में मतलब ज़्यादा लेवल पे स्टडी करते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किसकी, अमाउंट ऑफ मैटर पे, भाई उसकी अमाउंट कितनी है। एग्जांपल जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गैस एनर्जी, एंट्रोपी, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और हम इसी के अंडर थर्मोडायनेमिक्स क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें एक नोट डाल के लिख सकते हो, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है अगर उसके आगे स्पेसिफिक या मोलर वर्ड यूज़ हो जाए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। और जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अगर हम इसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है अगर हम उसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसको वो जो प्रॉपर्टी वो कन्वर्ट हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो इस हम कह सकते हैं इस पार्ट में जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किया है वो हमने बेसिक स्टडी किया है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें हम कौन कौन से टर्म यूज़ करेंगे आगे स्टडी करते हुए। आप कह सकते हो एक टाइप का बेसिक इंट्रोडक्शन किसका बेटा, थर्मोडायनेमिक का। हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो चैप्टर हम स्टडी करें केमिस्ट्री में, तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया, वैसे तो भाई फिजिक्स में भी कुछ टर्म में मैच करेगी और कुछ केमिस्ट्री में भी, तो बट हम जो इसमें मेनली जो स्टडी करेंगे वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शन की, वो भी आपको बताएंगे। तो इस चैप्टर का जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में। जो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो आपको पता भी कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिलीज करता है, तो वहाँ पर वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रही हैं। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है
तो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एक्सचेंज। और आपको पता है इस चैप्टर में स्टडी क्या करते हैं, चेंज ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए इस चैप्टर को हम केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखना, भाई हम केमिस्ट्री में स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उसी को हम स्टडी करते हैं और एक्यूरेसी रिजल्ट के लिए। तो केमिस्ट्री को इसलिए हम यूज़ करते हैं थर्मोडाइनमिक टर्म की बेसिक टर्म को यूज़ करते हुए। तो जो नेक्स्ट ला है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा या नेक्स्ट टर्म है इस चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे हम इसके ला, जो थर्मोडाइनमिक के